क्लास में आज की हमारी क्लास है सेट्स के बारे में। सेट्स जो टॉपिक है वो हमारी 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। तो आज इस क्लास में हम सेट्स टॉपिक को बिल्कुल बेसिक के साथ देखेंगे। देखिए, क्लास हमारी जो शुरू होगी वो बिल्कुल बेसिक के साथ होगी। आज इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। जैसे पार्ट 1 हम करा रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सेट होता क्या है, कितने टाइप का सेट होता है, बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल मैं नए बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, फिर धीरे धीरे करके हम लेवल को अपना बढ़ाएंगे। ये जो क्लास है ये 11th क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी 11th में हुआ है हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ये क्लास जेई मेंस के लिए, एनडीए के लिए या एयरफोर्स का जो एक्स ग्रुप का एग्जाम होता है, इन सारे बच्चों के लिए उपयोगी है जिनको अपना बेसिक मजबूत करना है, ठीक है। देखो, बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप कितना भी इंपॉर्टेंट सवाल हो, कितना मुश्किल सवाल हो, आप कर सकते हो। कोई सवाल मुश्किल आपको केवल तब लगता है जब आपको उसका बेसिक ना पता हो, ठीक है। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी सेट्स की। तो सेट में सबसे पहले देखिए, बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि सेट होता क्या है, ठीक है। देखो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर हम ये जान लेंगे कि सेट होता क्या है, कैसे क्या इसका चक्कर है पूरा। देखो, सेट क्या होता है। सेट होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये एक तो यहाँ पर एक वर्ड आया है हमारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब देखो, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे ताकि आधे घंटे के अंदर या 40-45 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर हो जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। जो तरीका नंबर 1 है उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। साथ में आपके नोट्स भी आप बना सकते हो। टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एक तो हमारा तरीका ये है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, देखो, टेबुलर फॉर्म हमारी वो फॉर्म होती है जैसे कि कोई सेट है। सेट को हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले तो ए लिखेंगे, बराबर में ऐसे हम ब्रैकेट बनाएंगे। उसमें मान लो एलिमेंट मैंने लिख दिए 2, 3, 5 और 7, ये एलिमेंट मैंने लिख दिए। तो जो एलिमेंट लिखे हैं 2, 3, 5, 7, ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म है। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं हम उनको सीधा लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो, हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं। 2 हमारा एलिमेंट है, 3 हमारा एलिमेंट है, 5 हमारे एलिमेंट और 7 हमारा एलिमेंट है। हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट हमारे थे उनको बिल्कुल साफ साफ लिख दिया। ये तो हमारी होगी टेबुलर फॉर्म। जो दूसरी फॉर्म हमारी होती है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि ये तो हमारी या तो सेट बिल्डर फॉर्म है या इसका एक नाम और होता है, इसी को हम बोलते हैं रूल मेथड। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम इसको रूल मेथड से लिख रहे हैं। रूल मेथड क्या होता है, जैसे कि देखो, एक सेट है हमारा। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक और सेट लेके दिखाता हूँ। उस सेट में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो, जो हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें सारे एलिमेंट को कैसे लिखना होता है, एक एक करके लिखना होता है। मतलब अगर हमारे पास 2 से 10 तक एलिमेंट हैं तो मुझे 2 को लिखना पड़ेगा, फिर 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, मुझे मतलब 2 से लेकर 10 के अंदर सारे के सारे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें हमें सारे एलिमेंट को नहीं लिखना होता। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे ये जो दूसरे वाला एग्जाम्पल है, इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बराबर मैं लिखूंगा x इज टू, मैं यहाँ लिख दूंगा कि जो x की वैल्यू है, आप खुद बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। x की वैल्यू शुरुआत तो 2 से हो रही है और ख़त्म किस पर हो रही है, 10 से, 10 पर। तो मैं लिख दूंगा कि x की वैल्यू 10 से छोटी है और 2 से बड़ी है, ठीक बात है ना। तो आपने क्या लिख दिया, x इज टू, x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में होगी और उसके बराबर भी होगी। बराबर क्यों, क्योंकि 2 और 10 भी तो बराबर, मतलब वैल्यू 2 और 10 भी दे रखी है ना, तो हमने बराबर भी मान लिया।
इसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा, देखो अब 2 और 10 के बीच में तो कितने सारे नंबर आ सकते हैं। अगर मैं 2 और 10 के बीच में रियल नंबर ले लूँ तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 2 और 10 के बीच में नंबर कैसे आए हैं। आप खुद देखो 2 और 10 के बीच में नंबर कैसे आए हैं, 3, 4, 5, ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि x मतलब एंड x बिलोंग टू n, n हमारा होता है नेचुरल नंबर। तो ये फर्क होता है हमारा टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हमें हर एक एलिमेंट को अलग से दिखाना होता है 2, 3, 4, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट है उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कि 2 से 10 में सारे के सारे ना लिखकर मैं एक तो पहला एलिमेंट लिख दूं 2 और एक मैं लास्ट लिख दूं 10, और मैं ये बता दूं कि 2 और 10 के बीच में जो भी नंबर होगा वो नंबर कैसा होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है और टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है। ठीक है, चलो भाई इसके आगे दूसरी बात, तो इतनी बात हमने करी। अब दूसरी बात क्या होती है, देखो बहुत काम की बात करेंगे हम। एक सेट ए है हमारे पास, उस सेट में एलिमेंट हैं 1, 3 और 5। ये सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा, 1, 3, 5। एक सेट बी है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3, 1 और 5। ये हमारे पास दूसरा सेट आ गया। अब इन दोनों सेट को मैं ये जानना चाहूंगा कि इन दोनों सेट में क्या फर्क है। इन दोनों सेट में देखो, इसमें तो एलिमेंट है 1, 3, 5, इसमें बी में एलिमेंट है 3, 1, 5, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, ए और बी आपस में इक्वल है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ए और बी आपस में बराबर है, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, इसमें एलिमेंट है 3, 1, 5। तो कहने की बात क्या है कि जो सेट है उसमें जो एलिमेंट का ऑर्डर है उसका फर्क नहीं पड़ता। आप पहले 1 को लिख लो, फिर 3 को, फिर 5 को, या बेशक आप पहले 3 को लिख लो फिर 1 को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पहले लिख लो, दोनों सेट सेम होते हैं। और मैं अगर यहाँ तीसरा भी लिख दूं जिसमें मैं 5 को पहले लिख दूं फिर 1 को और 3 को, तो ऐसा नहीं है कि ये अलग सेट बनेगा, नहीं, ये सेट और ये सेट, तीनों सेट क्या है, सेम है। तो पहली बात तो आपने ये पता चली कि सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ध्यान से समझना आप, एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स ऑर्डर होगा कि पहले 1 ही आएगा फिर 3 आएगा, ऐसा नहीं है। एलिमेंट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है सेट के अंदर दूसरी बात क्या है कि सेट का कोई एलिमेंट है उसको आपने एक ही बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं कि एक सेट है, उसमें एलिमेंट में लिख दूं 1, फिर मैं लिख दूं 3, 3, फिर मैं लिख दूं 5, 5, 5। तो ऐसा मुझे नहीं करना। अगर मेरे पास सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो एक ही बार आएगा। जैसे यहाँ देखो, इसमें 1 है तो ये एक बार आ गया। अब यहाँ देखो 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया। आप क्या करोगे, किसी भी सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखोगे। तो मैं यहाँ 2 बार 3 नहीं लिखूंगा, मैं 3 को सिर्फ 1 बार लिखूंगा। 5 देखो, 5 1 बार, 2 बार, 3 बार आ गया। तो आपने किसी भी एलिमेंट को 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखना। तो ये 1 है, ये 3 है और ये कितना है 5, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बजाएगी ऐसे। मतलब ये तरीका लिखने का गलत है और ये तरीका लिखने का सही है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता चली कि जो सेट है हमारा वो क्या होगा, हमने उसको हर एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, कोई भी एलिमेंट 1 से ज़्यादा बार हमने नहीं लिखना। ठीक है, ये बात पता चली। चलो भाई, इसी में मैं आपको और सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक हमारा होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। एक होता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। नंबर को एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, मतलब उनको गिन सकते हो। ठीक है, अगर एलिमेंट को गिन सकते हो आप तो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट के बाद एक सेट होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। अब खुद बताओ इनफाइनाइट सेट कौन सा हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट वो सेट हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल समझ गए आप कि उनको आप गिन नहीं सकते। अगर सारे एलिमेंट को गिन सकते हो तो फाइनाइट सेट है, अगर सारे एलिमेंट को गिन नहीं सकते तो कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। बात समझ में इतनी। जैसे कि मैं मान लो ये बोल दूं कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है हमारा x= इस प्रकार कि x हमारा जो है 10 से छोटा है, x हमारा 10 से छोटा है और x हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो अब आप ये बताओ क्या ये सेट हमारा कैसा है,
क्या सेट गिन सकते नहीं गिन सकते? खुद बताओ, 10 से छोटा है तो और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ऐसे 9 होते हैं। तो क्या 9 को गिन सकते हैं हम? बिल्कुल गिन सकते हैं। अगर 9 को गिन सकते हैं तो ये सेट हमारा कैसा हो गया? फाइनाइट सेट। अगर बाई चांस इसको हम ना गिन पाए, अगर हम नहीं गिन सकते, तो हमारा सेट कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट सेट। समझ में आया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, चलो भाई अगला सेट हम करते हैं। अगला सेट जो हमारे बहुत ज़्यादा काम का है वो है हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हमारे काफ़ी काम का है। सिंगलटन सेट क्या होता है? ये वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है। सिंगलटन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 1। तो जो सिंगलटन सेट होता है उसमें नंबर कितने एलिमेंट होते हैं? 1 एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर दो एग्जांपल के लिए? जैसे मान लो एक सेट बनाया आपने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, तो ये 4 तो एक ही एलिमेंट हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, इसके बाद एक सेट होता है नल सेट, या तो आप नल सेट बोल दो, या आप बोल सकते हो एम्प्टी सेट, या आप बोल सकते हो वॉइड सेट। ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। अब नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट वो सेट होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो 0 होता है। ठीक है, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 0। अब नल सेट में एक बहुत काम की बात यह है कि नल सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नल सेट को कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम पता कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो आप ऐसे ब्रैकेट बना के उसको खाली छोड़ दो, या फिर आप लिख दो 5। ये 2 तरीके हैं नल सेट को रिप्रेजेंट करने के, बिल्कुल ध्यान से देखना। या तो आप 5 लिख दोगे, या आप 2 ब्रैकेट बनाकर उसको खाली छोड़ दोगे। ये तरीका है नल सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि ब्रैकेट बनाते हैं उसके अंदर 5 लिख देते हैं, और फिर बच्चा बोलता है कि सर लो मैंने ये नल सेट बना दिया। नहीं, आपने क्या करा? या तो आपने 5 को अकेला लिखना है, और अगर आपने ब्रैकेट लगाई तो उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। कुछ भी नहीं लिखोगे तभी वो नल सेट माना जाएगा। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया ना, तो वो नल सेट की बजाय वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट हो गया, और वो एक एलिमेंट कौन सा है? 5। 5 अगर हमारा सेट के अंदर है तो उसको हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे। तो आपने ध्यान देना है, 5 को सेट के अंदर केवल तब लिखना है जब सिंगलटन सेट दिखाओगे, नल सेट के केस में नहीं लिखना। ठीक है, तो चलो ये बात भी हमारी होगी। इसके बाद अगली बात देखो, अगला सेट है हमारा इक्वल सेट। अगला सेट हमारा कौन सा है? इक्वल सेट। पूरा बेसिक कर लेंगे हम सेट का। इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं? देखो, अगर हमारा एक सेट तो ए है, ये जो सेट है हमारा, इसमें एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारा सेट ए है। एलिमेंट कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4। एक हमारा बी सेट है, मान लो इसमें एलिमेंट है 2 3 1 4। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होता है। देखो, पहले ये बताओ, पहले सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। दूसरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इक्वल सेट में सबसे पहले तो क्या होता है कि दोनों सेट के अंदर बराबर बराबर एलिमेंट होंगे। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो नीचे वाले में भी कितने हैं? इसमें भी 4 एलिमेंट, दोनों में 4 होंगे। ठीक है, इक्वल सेट में एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होता ही होता है, साथ में जो एलिमेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं। देखो, जैसे ऊपर वाले में 1 है तो नीचे वाले में भी 1 होगा, ऊपर वाले में 2 है तो नीचे वाले में भी 2 होगा, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होगा, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होगा। तो इक्वल सेट कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होता है और एलिमेंट भी सेम होते हैं। मतलब इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होंगे, और जो इसमें है वो इसमें भी होगा, तो वो सेट होता है इक्वल सेट। अब अगला सेट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। इक्वल सेट तो ये कहता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमें थोड़ी सी मोहलत दे देता है। इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि बस आप नंबर ऑफ एलिमेंट को सेम कर लो, एलिमेंट बेशक सेम ना हो। जैसे मान लो ए के अंदर तो है 1 2 3, 1 2 3 है, और बी के अंदर है मान लो 4 5 6। ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 4 5 6 है। अब खुद बताओ, पहले वाले में कितने एलिमेंट है? 3। दूसरे वाले में कितने एलिमेंट है? 3। दोनों में 3 3 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट सेम है? नहीं। इसमें 1 है तो नीचे वाले में 1 नहीं है, इसमें 2 है नीचे वाले में 2 नहीं है, इसमें 3 है नीचे वाले में 3 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। आप समझ पा रहे हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन वैसे एलिमेंट अलग अलग हैं। इसमें अलग एलिमेंट है, इसमें अलग एलिमेंट है। अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो हम उसको, और नंबर सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट।
और अगर नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो, बिल्कुल ऊपर नीचे सेम एलिमेंट हो दोनों सेट में, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्क समझ में आया होगा। जो बच्चा 11th क्लास में है वो इस वीडियो को पॉज करके और जो बातें मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स बना सकता है। ठीक है, वो नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे, 11th क्लास में भी काम आएंगे, 12th क्लास के बाद जब आप कोई भी एग्जाम दोगे, जेई मेंस का दोगे, एनडीए का दोगे, एयरफोर्स का दोगे, उस टाइम भी काम आएंगे। तो आपने नोट्स बनाने ताकि बहुत काम आएंगे आपके। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होता है? देखो, क्या ये बात नीचे आ सकती है? नीचे मतलब क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है? बिल्कुल होता है। तो ये बात नीचे आ सकती है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, पर क्या ये ऊपर भी जा सकती है? ऊपर जाने का मतलब क्या इक्विवेलेंट भी इक्वल होता है? नहीं, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हर इक्वल तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे। तो ये बात होती है, ध्यान से आप देखना इसको। ठीक है भाई, कर लेंगे इसको। चलो जी, तो ये बेसिक मैंने आपको कराया सेट्स के बारे में। अब हम करेंगे थोड़ी और काम की बात। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, ये तो हमने थोड़ा इसका सेट का बेसिक कर लिया। अब हम करते हैं थोड़ी सी काम की बात। काम की बात में पहला नंबर आएगा सबसेट का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स देखो भाई, एक सेट हमारे पास ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ये एलिमेंट है इसके अंदर। एक सेट हमारे पास बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो सबसेट क्या होता है। सबसेट हमें सिर्फ ये कहता है कि ए के सारे एलिमेंट क्या बी में है। अगर देखो सबसेट को लिखेंगे कैसे, सबसेट को लिखेंगे ए, फिर आप ऐसे सी बनाओगे, सी के नीचे इक्वल का साइन लगाओगे, फिर बी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने ऐसे लिख दिया ना ए सी और उसके नीचे इसका इक्वल का साइन और बी, तो जो ये वाला होता है ना पहले वाला, इसको तो हम बोलते हैं सबसेट, कि ये तो हो गया हमारा सबसेट। और जो दूसरे वाला है ना, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर सेट। ए हमारा सबसेट है, बी हमारा सुपर सेट है। आप एक बात बताओ, जो ए है वो हमारा सबसेट होगा, बी हमारा सुपर सेट होगा, लेकिन वो पता है कब होगा? वो तब होगा जब ये जो ए है ना पहले वाला, इसके सारे के सारे एलिमेंट इस बी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में। आप चेक करो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? देखो, ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 2 3 4। आप ये चेक करो क्या ये चारों एलिमेंट नीचे बी में है? देखो, ये 1 यहाँ ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ए को तो बोलते हैं सबसेट, और जो बड़ा होता है जिसमें होते हैं सारे एलिमेंट उसको बोलते हैं सुपर सेट। समझ में आया आपको? सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है कि एक के सारे एलिमेंट दूसरे में हो, तो मैं उसको सबसेट बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसेट आपको समझ में आया होगा। सबसेट आपको समझ में आया, तो ये सबसेट होता है हमारा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, वो छोटी सी बात है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता ही होता है। मतलब जैसे एक सेट लिख दूं मैं ए, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, अब जो ये सेट है ना 1 2 3, ये अपने आप का सबसेट है। ठीक है, मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, एक ये बात होगी हमारी। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा ये है सबसेट हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हमारी ये सामने आती है कि एक हमारा होता है एम्प्टी सेट। ये तो हमारी पहली बात ही सबसेट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि हमारा एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट। खाली सेट कौन सा था? 5। जो ये 5 होता है ना, ये हर किसी का सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि जो 5 है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, 5 यानी कि एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होगा, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये इतनी बात हम कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो, कई बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है। तो सबसेट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सबसेट तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहता है, क्या कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ये हमारा सबसेट होगा। अब लेकिन जो सुपर सेट है वो क्या, जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या कहता है? देखो, प्रॉपर सबसेट एक छोटी सी बात और कहता है। प्रॉपर सबसेट सबसेट वाली बात तो कहता ही कहता है, और साथ में एक बात और कहता है, जैसे कि प्रॉपर सबसेट क्या कहता है?
एक सेट हमारा ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, ये हमारा सेट है। एक सेट हमारा बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ए हमारा सेट है, बी हमारा सेट है, तो प्रॉपर पता है क्या कहता है, देखो पहले तो मैं बता दूं प्रॉपर को लिखें कैसे कि पहले ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। ये सी नहीं होता बेसिकली ये थोड़ा सी होता है छोटे शेप में। तो अगर देखो सबसेट में इसमें लिखने का में फ़र्क क्या आ गया, सबसेट में तो मैं नीचे इक्वल का साइन लगाया करता, लेकिन प्रॉपर में नीचे इक्वल का साइन आपने नहीं लगाना, ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसके बाद देखो प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि इस ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर सबसेट के केस में भी आप सेम बात कह रहे थे कि इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि हाँ प्रॉपर सबसेट भी सेम बात कहता है कि इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो एक बार देखो 1 2 3 नीचे वाले में है, 1 2 3 बिल्कुल है, लेकिन प्रॉपर सबसेट एक एक्स्ट्रा बात कहता है जो सबसेट नहीं कहता था। प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि भाई मेरे से ज़्यादा, मतलब जो ए एलिमेंट है ना, ए जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए बी में, बस ये एक्स्ट्रा बात कहता है। कौन सी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उससे ज़्यादा एलिमेंट बी में होने चाहिए, तब मैं कह दूंगा प्रॉपर सबसेट है। तो आप एक बात बताओ, देखो पहली बात तो क्या 1 2 3 नीचे है, 1 2 3 नीचे है। दूसरी बात, क्या 1 2 3 से ज़्यादा एलिमेंट नीचे हैं, एक बार चेक करो। ऊपर तो एलिमेंट है 3, नीचे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो मैं कह सकता हूँ कि नीचे ज़्यादा एलिमेंट हैं। अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो मैं कह दूंगा कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, ये होता मेन बात। ए क्या है, ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। तो प्रॉपर सेट समझ में आया। प्रॉपर सबसेट दो कंडीशन पूछता है, एक तो कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में हो, दूसरी बात बी के पास ए से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो, कम से कम एक ज्यादा जरूर होना चाहिए। फिर एक के बाद कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 भी ज्यादा हो सकता है, 3 4 5 कितने भी। अब एक बात होता है, यहाँ छोटी सी बात देखो, अगर मैं 5 को हटा दूं, अब एक बात बताओ, क्या ए हमारा प्रॉपर होगा बी का? अगर मैं 5 को हटा दूं तो क्या ए प्रॉपर होगा बी का? देखो 1 2 3 ऊपर है, नीचे भी है। अब ऊपर वाले से क्या नीचे एलिमेंट ज्यादा है? हाँ, 4 एक एलिमेंट ज्यादा ये वाला, तो अभी भी प्रॉपर सबसेट है। अब अगर मैं 4 को हटा दूं, अब क्या होगा? अब 4 को हटाने के बाद देखो 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 नीचे भी है, लेकिन अब नीचे वाले के पास ऊपर वाले से ज्यादा एलिमेंट नहीं बचे। आप समझ रहे हो? नीचे वाले के पास ऊपर वाले से ज्यादा एलिमेंट नहीं बचे। अगर ज्यादा एलिमेंट नहीं बचे तो अब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की ये कंडीशन होती है कि नीचे वाले के पास ऊपर वाले से एलिमेंट कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। तो वो एक ज्यादा एलिमेंट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब ये क्या होगा, ऊपर भी 1 2 3 है, नीचे 1 2 3 है। अब ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा, क्योंकि बिल्कुल सेम आगे ये हमारे इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल सेट होगा, साथ में सबसेट भी होगा। अब यहाँ मैं दोनों बात कह सकता हूँ कि जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। मैं दूसरी बात भी कह सकता हूँ कि जो बी है वो भी ए का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3 को भी हटा दूँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि जो ये बी सेट है ना 1 और 2, इसके सारे एलिमेंट ए में है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी है वो सबसेट है ए का, और साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि बी से एक एलिमेंट ज्यादा भी है उसके पास। कौन सा एलिमेंट? 3। समझ पाए? तो जो ये बी है वो ए का सबसेट भी है और बी ए का प्रॉपर सबसेट भी है। दोनों बात समझो आप। तो यहाँ से एक बात आप पता क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जो हर प्रॉपर सबसेट है, ये ध्यान देना, हर प्रॉपर सबसेट जरूर होता है। हर प्रॉपर सबसेट जरूर होता है, पर ये रिवर्स बात जरूरी नहीं कि सच हो कि हर सबसेट प्रॉपर सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हर प्रॉपर सबसेट जरूर होता है, ठीक है। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में आपको फर्क पता चला होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हमने इस फर्क को जाना है कि ये फर्क क्या होता है। चलो भाई आगे करते हैं। आगे हमारा अगला सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगला हमारा सेट कौन सा है? यूनिवर्सल सेट। तो पूरी थ्योरी में आपको करा दूंगा। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, देखो जैसे कि हमारे पास हम 2 या 3 सेट के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेट हमारा ए है, ए हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3,
ठीक है, ए में एलिमेंट है 1 2 3। बी सेट है, उसमें एलिमेंट मान लो 3 4, ठीक है, और सी सेट है, उसमें एलिमेंट है 5 6 और 7। तो 3 अलग अलग सेट हो गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब यूनिवर्सल सेट वो इसको दिखाएंगे यू से। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे और सी के भी सारे। तो कौन कौन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें ए के भी एलिमेंट सारे हों, बी के भी सारे और सी के भी सारे हों। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़े सेट को बोलते हैं जिसके अंदर उन सारे सेट के एलिमेंट हों जिनकी बात सवाल में चली हुई है, ठीक है, तो वो यू होता है। अगला देखो, अगला होता है पावर सेट। पावर सेट बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है। पावर सेट के लिए एक छोटी सी बात देखो, मान लो ये बात देखो, एक हमने बताना था पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सबसेट क्या होता है। देखो, अगर हमारा एक सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट ए के अंदर है। कौन कौन सा एलिमेंट ए के अंदर है, 1 है 2 है और 3 है। अब एक छोटी सी बात ये देखो, 1 2 3 होने के बाद आप इसके कितने सबसेट बना सकते हो, 1 2 3 के कितने सबसेट बना सकते हो, तो मैं बताता हूँ। देखो सबसेट कैसे बना सकते हो। सबसेट एक तो आप बना सकते हो कि आप देखो, पहले तो बताओ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। आप एक काम करो, 3 के 3 एलिमेंट को ले लो, 3 एलिमेंट को ले लो। 3 एलिमेंट को लोगे तो क्या क्या बनेगा, 1 2 और 3, तीनों ले लिए ना आपने। तो क्या 1 2 ये 1 2 3 इस 1 2 3 का सबसेट है, हाँ सबसेट तो है। क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब एक बार तो आपने 3 एलिमेंट ले लिया, अब आपने लेना है 2 एलिमेंट, ठीक है। 2 एलिमेंट कैसे लोगे, अब देखो 2 एलिमेंट लेने का तरीका क्या है कि आप कोई भी 2 ले सकते हो, आप 1 और 2 ले सकते हो। एक सेट तो ये बन गया 1 और 2 का। फिर आप कहोगे कि सर मैं 2 और 3 ले सकता हूँ, फिर आप कहोगे कि सर मैं 1 और 3 ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट। तो 2 एलिमेंट के कितने सेट बन गए, 3। और ये तीनों जो सेट हैं ये सबसेट है ऊपर वाले का। सबसेट का मतलब तो आप समझते हो ना कि इसके सारे एलिमेंट ऊपर प्रेजेंट हों, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ले लिए, 2 ले लिया, फिर एक एलिमेंट लो। एक एलिमेंट जो है वो कौन सा लोगे आप, एक एलिमेंट लोगे आप, जैसे 1 ले लिया या फिर 2 ले लिया या फिर 3 ले लिया, यही होता है ना। फिर 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, और अब की बार 0 एलिमेंट ले लो। 0 एलिमेंट का मतलब तो आप समझ गए 5। 5 जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है। तो ये 5 सबसेट है ऊपर वाले का, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 एलिमेंट का, 2 एलिमेंट का, 1 एलिमेंट का और 0 एलिमेंट का टोटल हमारे कितने ये बन गए सेट, टोटल बन गए हमारे 1 और 7 8, टोटल हमारे सेट बन गए 8, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, टोटल कितने सबसेट बन गए 8। तो मैं अगर एक सवाल पूछना चाहूँ आपसे, वो सवाल देखो, सवाल ये है, एक सेट है ए, इफ, बिल्कुल ध्यान से देखना, इफ इन ए सेट ए, अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n के बराबर हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर हो, n के बराबर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, जैसे यहाँ ऊपर कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, जैसे इसमें n की वैल्यू 3 थी, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितना आता है, नंबर ऑफ सबसेट कितना आता है, नंबर ऑफ सबसेट आता है, फॉर्मूला याद करोगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो 2 उसकी पावर n, n हमारा ऊपर वाले सवाल में कितना था, 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8। तो देखो यही 8 तो आप निकालोगे फॉर्मूला से, और यही 8 आएगा पूरा सोल्व करने पर। तो मैंने पूरा सोल्व भी करके दिखा दिया और मैंने फॉर्मूले से ही बता दिया, ठीक है। तो अगर किसी भी सेट के एलिमेंट आपको दे रखे हो तो उसके सबसेट कैसे बता दोगे, 2 की पावर n। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे बताओ, 2 की पावर 4, कितना 16। अब इसमें एक छोटा सा पेंच होता है, पेंच का मतलब ये है कि छोटी सी अलग बात होती है। वो अलग बात पता है क्या होता है, देखो अगर हमारा कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट तो 2 की पावर n होता है, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट की जगह अगर प्रॉपर सबसेट पूछ ले, नंबर ऑफ सबसेट की जगह क्या पूछ ले, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है। देखो आपको एक बात बताओ, ये जो 8 सबसेट बने थे, मैंने 8 के 8 बना के दिखाए। अब एक बात बताओ, इन सारे सबसेट में ये चेक कर लो कौन कौन सा प्रॉपर है। अब एक बात बताओ, 5 क्या प्रॉपर है, 5 देखो प्रॉपर का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट उसके अंदर हो
और इस एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट उसमें हो। देखो 5 तो हर किसी में होता है, और 5 से ज़्यादा तो उसमें है, उसमें 3 है, 5 तो 0 होता है। तो ये प्रॉपर सबसेट है। ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 उसमें प्रेजेंट भी है और 1 से ज़्यादा उसके पास है। ये 1 2 2 3 1 3 ये तीनों भी प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो 1 और 2 है, 1 और 2 उसमें प्रेजेंट है और 1 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट उसमें हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। लेकिन जो ये सेट है ना, पहले वाला सेट, ये सेट, ये हमारा सबसेट तो है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें हैं, लेकिन ये हमारा, बिल्कुल ध्यान देना, ये हमारा जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं है? प्रॉपर सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसमें तो हैं, लेकिन इसके जितने भी एलिमेंट हैं उससे ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट का नंबर बराबर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट में जो बड़ा सेट है उसमें एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं है, यहाँ बराबर है। बराबर है तो ये सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। तो एक बात बताओ, प्रॉपर नहीं होगा तो कितने ये हमारे सेट कम हुए? ये हमारे देखो एक कम हुआ ऊपर वाला, बाकी 7 तो हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n माइनस में 1। ये हमारे प्रॉपर सेट बनते हैं। देखो फॉर्मूला सेम है 2 की पावर n, लेकिन हमने -1 कर देना है। और आपको अब ये पता चल गया होगा कि जो 1 है कौन से वाला माइनस हुआ है, ये 1 माइनस हुआ है, ये 1 2 3 वाला। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो 2 की पावर n माइनस 1 ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, चलो भाई अगले पेज पर मैं कुछ खतरनाक बातें लिख देता हूँ ताकि आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मान लो एक सेट है, उस सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं n। सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? n। तो पहली बात है नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। ये अभी किया हमने। अगली बात नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? तो प्रॉपर सबसेट भी हमने अभी किया है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1। तीसरी बात, अगर वो कहे नंबर ऑफ सबसेट ना पूछे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, बिल्कुल ध्यान से देखना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर वो ये पूछ ले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। देखो सबसेट तो 2 की पावर n होते हैं, उन 2 की पावर n में ये पूछना चाह रहा है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब कोई भी सबसेट 0 ना हो। तो एक बात बताओ, 2 की पावर n में 0 होता है? मतलब 0 का मतलब 5 होता है? बिल्कुल 5 तो होता है, लास्ट में हमने देखा था। ये देखो लास्ट पेज पे ये है ना 5, ये रहा 5, तो 5 तो होता है। तो 5 होता है, लेकिन इसने पूछा है खाली नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n तो टोटल होता है, इसमें से 1 घटा देंगे। कौन से वाला घटाया हमने? यहाँ वो घटा दे 5। ठीक है, अगला है, अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, अभी ये आप बता ही दोगे, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। तो देखो प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट होता कितना है? प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n माइनस 1। क्या इस प्रॉपर सबसेट में कोई एम्प्टी भी होता है? बिल्कुल, देखो ये जो 5 है ये सबसेट में तो होता ही होता है, साथ में प्रॉपर में भी होता है। अगर ये प्रॉपर में होता है तो हमने इसको प्रॉपर में से भी घटाना पड़ेगा। कब? जब नॉन एम्प्टी की बात होगी। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 तो था ही, एक और घटाओगे तो 2 की पावर n माइनस 2। तो ये 4 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 2। अब सवाल इस पे ये बन सकता है, मान लो मैं कह दूं कि एक सेट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 6 कितना? 64। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 63। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे? 63। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 62। कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, अब हम जो सवाल करने जा रहे थे वो था हमारा पावर सेट। प्रॉपर तो हो गया, हम करने वाले थे पावर सेट। अब आपको पता है पावर सेट क्या होता है? देखो जितने भी हमारे सबसेट आए थे पिछले, यहाँ देखो हमारे, एक बात बताओ, एक सेट ए था, उसमें एलिमेंट थे 1 2 3। 1 2 3 के हमने सारे सबसेट बना दिए। एक तो ये हो गया, फिर 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, फिर ये। हमारे टोटल 8 सबसेट बन गए थे ना, 8। अगर मैं एक सेट बनाऊं, देखो अगर मैं इन सारे सेट को एक ऐसे बड़ा, ध्यान से देखना, ऐसे बड़ा सेट बना दूं और उस बड़े सेट में इन 8 के 8 को लिख दूं,
मतलब एक बड़ा सेट बना दिया मैंने, उस बड़े सेट में इन 8 के 8 को मैंने ऐसे कोमे लगा लगा के लिख दिया। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो एक ये बड़ा सेट बन गया। बड़ा सेट पता है किसका बना है? बड़ा सेट बन गया सारे के सारे सबसेट का। मतलब जो ये 8 हैं, ये 8 के 8 सबसेट है ना, तो इन सारे सबसेट का अगर मैं एक सेट बना दूं तो उस सेट को बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। सारे सबसेट का अगर मैं एक सेट बना दूं उस सेट को बोलते हैं पावर सेट। तो खुद बताओ पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट उतना होगा जितने हमारे सबसेट बनेंगे। और सबसेट कितने बनते हैं? ऊपर देख लो, सबसेट बनते हैं 2 की पावर n। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होते हैं? 2 की पावर n। कर लेंगे इसको। तो ये होता है भाई 2 की पावर n जो होता है ना, ये होता है हमारा क्या? ये हमारा टोटल है सबसेट। कर लेंगे इसको। चलो आगे करें। देखो इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ और आपको आगे मैं कराता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। यहीं पे पावर सेट हमने कर लिया। अब एक छोटी सी बात रहेगी, 2-3 छोटी छोटी बातें, फिर हमारा खत्म हो गई है। एक होता है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। एक हमारा लास्ट की कुछ बातें हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट होंगे वही उसकी कार्डिनलिटी होगी, ठीक बात है। कार्डिनलिटी बोल लो या फिर उस सेट का आप क्या बोल सकते हो? कार्डिनलिटी की जगह उस सेट का ऑर्डर भी बोल सकते हो। ऑर्डर ऑफ सेट, सेट का जो है वो ऑर्डर भी आप बोल सकते हो, ठीक बात है। तो कार्डिनलिटी बोल लो या उस सेट का आप क्या बोल सकते हो? ऑर्डर बोल सकते हो। चलो भाई, इसके बाद जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर पूछ ले या कार्डिनलिटी पूछ ले, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो उसका कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर भी बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये भी हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, हो गया पावर सेट, हो गया, ठीक है। अब हमारा आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट देखो, कंपेरेबल सेट का मतलब ये होगा कि किसी भी दो सेट को हम कब कंपेयर कर सकते हैं? किसी भी दो सेट को कंपेयर कब कर सकते हैं? हम किसी भी दो सेट को, एक सेट हमारा ए है और एक सेट हमारा बी है, इनको पता है कब कंपेयर कर सकते हैं? जब हमारा ए सेट बी का सबसेट हो, और या फिर जो बी है वो ए का सबसेट हो। मतलब इन दोनों में या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। अगर ऐसा है तो इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि कब हम कंपेयर कर सकते हैं, कब हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर केवल तब कर सकते हैं जब जो नंबर, जो ये ए है वो बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। चलो भाई, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। एक ही सवाल कराऊंगा मैं, इम्पोर्टेंट क्या है कि 2 फाइनाइट सेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद इतना ही करेंगे ऐसी क्लास में। 2 फाइनाइट सेट हैं, एक सेट में तो m एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब ये पता है क्या कह रहा है कि जो पहला सेट है ना, ये इसके जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो पहला सेट है उसके जितने भी नंबर ऑफ सबसेट होंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट इज 12 मोर देन, वो 12 ज्यादा है मोर देन नंबर ऑफ सबसेट इस दूसरे वाले के। बिल्कुल ध्यान से देखना, सवाल शुरू से देखो। 2 फाइनाइट सेट है, पहले में तो m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। जो पहला सेट है उसमें जितने भी सबसेट हैं, वो जितने भी सबसेट बनेंगे वो सबसेट 12 ज्यादा हैं दूसरे वाले के सबसेट से। मतलब इसमें जितने भी बनेंगे वो 12 ज्यादा इससे। अगर मान लो इसमें 10 बने तो इसमें कितने बनेंगे? 12 ज्यादा, यानी कि 22। समझ रहे हो बात को? ये तो ऐसे बता दिया। अब ये कहना चाह रहा है कि m कितना होगा और n कितना होगा, मतलब कितने कितने एलिमेंट उनमें हैं। तो चलो भाई, इसका मैं आंसर बताता हूँ। देखो कैसे करोगे आप। देखो, इसमें अगर m एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पावर में 2 की पावर में आ जाता है, तो 2 की पावर m। इसमें अगर n है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। अब 2 की पावर m ये बड़ा नंबर है, कितना ज्यादा है? 12। तो अगर मैं 12 इसमें जोड़ूंगा तभी तो बराबर होंगे।
समझ पा रहे हो बराबर कैसे किया? 12 जो है वो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं अगर राइट वाली में जोड़ूंगा तभी तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये राइट वाली कम थी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सोल्व करके वैल्यू निकालनी कैसे करेंगे, 2 की पावर m माइनस में 2 की पावर n ले आओ और बराबर में 12 कर लो। ठीक है, अब इसमें से 2 की पावर n को कॉमन ले लो, 2 की पावर n कॉमन लोगे तो 2 की पावर m माइनस n आ जाएगा और माइनस में 1 बराबर 12। अब देखो जो 12 आया है ना, इसको हमने ऐसा लिखना है कि जैसे राइट में लिखा हो। तो एक तो मैं इसको 12 को लिखूंगा 4 गुना 3, 4 तिया 12 होता है। अब इस 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, और जो 3 है 3 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 माइनस 1। मैंने क्या किया, 12 को तो लिख दिया 4 गुना 3, उसके बाद 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 और 3 को लिख दिया 2 की पावर 2 माइनस 1। मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे ऐसा ही लिखना है, वो मैंने राइट में फॉर्म देखी कि 2 की पावर में कुछ है और 2 की पावर में कुछ माइनस 1, तो ऐसे दिमाग में आया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसकी पावर तो n है, उसकी पावर 2 है, तो कंपेयर करने पर n की वैल्यू 2 आ गई, तो n तो हमारा 2 आ गया। अब यहाँ देखो, इस 2 की पावर कितनी है, m माइनस n, उस 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ से m कितना आ गया, n प्लस 2, n पहले ही 2 है तो 2 प्लस 2 4। तो ये सवाल था, m की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, समझ गया बात को, m की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। सवाल को एक बार दोबारा से आप देख लेना आराम से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो ये लास्ट में सवाल भी मैंने बहुत अच्छा कराया आपको। तो आप मुझे बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास कैसी लगी, ये हमारा सेट्स चैप्टर का पार्ट 1 था। ठीक है, तो कल मैं पार्ट 2 इसका लेके आऊँगा। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका दोस्त है, चाहे वो 11th क्लास में, चाहे आपका दोस्त जो है वो NDA की तैयारी कर रहा है, चाहे आपका दोस्त JEE मेन की तैयारी कर रहा है, चाहे आपका दोस्त एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है, उन सभी को